फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी आरओ एआरओ 2016 का जो नोटिफिकेशन था, जिसकी पुनः परीक्षा दोबारा जो है 2020 में कराई गई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से और अन्य जनरल स्टडी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप अपने आंसर्स को जो है नोटबुक पे नोट करते चलें, ताकि अंत में आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं इस सीरीज़ में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत जो है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है दारुण, अवधि, ब्रज। ऑप्शन बी है करुणा, भक्ति, सायरा। ऑप्शन सी है ध्रुपद, ब्रज, करुणा। या ऑप्शन डी है बिरहा, चैती और ढोला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिरहा, चैती और ढोला। जो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं उनमें ये तीनों ही आते हैं, बिरहा, चैती और ढोला। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है बिहू, घूमर, गरबा। आपको पता होना चाहिए कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, और गरबा जो है राजस्थान का है और गुजरात का है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है चरकुला, कर्मा और पांडव। तो चरकुला, कर्मा और पांडव हो सकता है आपने इनमें से कोई सा भी नाम आज तक न सुना हो, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ऑप्शन सी है राजनाच, भांगड़ा और राउफ। तो हो सकता है आपको राजनाच या भांगड़ा के बारे में पूरी तरह से श्योरिटी ना हो, राउफ के बारे में भी श्योरिटी ना हो, लेकिन भांगड़ा आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। ये जो है पंजाब का लोक नृत्य है। उसके बाद है लावड़ी, कथक और कथकली। तो हो सकता है आपने सुना होगा कि कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है और कथकली जो है तमिलनाडु का है। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, जो छूट रहा है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ना एक हर में से जो है किसी अदर स्टेट का जो है लोक नृत्य निकल रहा है। ऐसे में ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार सुविधा व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, वो जनपद कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अयोध्या, या ऑप्शन डी है अमेठी। आपको बताना है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना जो है वाराणसी में हुई है। अगला क्वेश्चन है इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। आपको बताना है कि जो इफ़को का जो यूरिया कारखाना, आपको बता दो कि इफ़को जो है IFFCO, जिसका जो संक्षिप्त रूप है वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये इफ़को जो है यूरिया, खाद, डाई या फिर जो है कीटनाशक आदि बनाने की जो है एक लिमिटेड कंपनी है। तो आपको बताना है कि ये कारखाना जो उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है ऊंचाहार, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, या ऑप्शन डी है जगदीशपुर। तो ये जो इफ़को का यूरिया कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंवला। उत्तर प्रदेश के आंवला, आंवला जो है जगह का नाम है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो आती है आपकी बरेली के अंदर। तो बरेली में जो आंवला जगह है वहाँ पर जो है इफ़को का यूरिया कारखाना जो है लोकेटेड है या सिचुएटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं। तो पहला प्रावधान है नागरिकता, जो कि भाग 2 में है। क्या ये सही है या नहीं है, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 7 में लिखा गया है। ऑप्शन सी है नगर पालिकाएँ, जो भाग 9A में लिखी हुई हैं। या ऑप्शन डी है निर्वाचन, जो कि भाग 15 में है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जो इसमें से सबसे इनकरेक्ट मैच किया गया है वो है ऑप्शन बी, जो कि संघ राज्य क्षेत्र है, ये भाग 7 में नहीं आता है। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका प्रेरक बल क्या होता है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है बायोमास, ऑप्शन सी है कार्बन, या ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रेरक बल है वो है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो लोहे का जो क्षय होता है, जो लोहे में जंग लगती है, इनमें से कौन सा जो है लोहे के क्षयकरण या जंग लगने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है केवल ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नमी दोनों, ऑप्शन सी है केवल हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा नमी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑक्सीजन तथा नमी दोनों। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की दोनों की ही जरूरत रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे जो कठोर पदार्थ पृथ्वी पर पाया जाता है वो है हीरा। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन अक्सर आर ओ वगैरह या वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीरा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब जाती है, खो जाती है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए कौन से यंत्र का, कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है सेक्सटेंट, या ऑप्शन डी है सोनार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सोनार। किसी भी खोई हुई वस्तु को महासागर में अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियां भी जो है सोनार का प्रयोग करती हैं लोकेशन पता लगाने के लिए। साथ में आपने सुना होगा कि डॉल्फिन्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए भी सोनार जो है उसका प्रयोग करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है, आपको बताना है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ओजोन परत के क्षरण से, या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ से लिंक्ड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका आर्द्र भूमि संरक्षण। तो आर्द्र भूमि संरक्षण से जो है रामसर कन्वेंशन जो है लिंक्ड है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है निकोबार आइलैंड, या ऑप्शन डी है कच्छ। तो जो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है वो कच्छ में है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। आपको बता रहा है कि भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ के बीच चली थी या चलती है। पहला ऑप्शन है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच, ऑप्शन बी है नई दिल्ली से जम्मू के मध्य, ऑप्शन सी है नई दिल्ली से मुंबई के बीच, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली से लखनऊ के बीच। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जगहों पे जो है भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत सबसे पहले चलाई गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वाराणसी से नई दिल्ली। सबसे पहले वाराणसी से नई दिल्ली जो है वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई थी, और ये 4 स्टेशन से होकर गुजरती है। पहला स्टेशन है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं, तीसरा है कानपुर, और चौथा है दिल्ली। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, नई दिल्ली से वाराणसी या वाराणसी से नई दिल्ली कह सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली से जम्मू। नई दिल्ली से जम्मू यानी कि कटरा के लिए जो है दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है वो चलाई गई थी, जो कि नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी धाम कटरा तक जाती है। तीसरा है नई दिल्ली से मुंबई के मध्य। इस रूट पे अभी तक से कोई भी जो है वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई गई है, और नई दिल्ली से लखनऊ रूट पर भी कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं चलती है। लेकिन जो अगर पहले सबसे पहले पूछेंगे तो आएगा वाराणसी से नई दिल्ली, और दूसरी जो है नई दिल्ली से जम्मू के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। भारत में के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो आपको बताना है ये जो सिटीज़ दी गई हैं इनमें से कौन सी सिटी में जो है आर्टिफिशियल रबड़ यानी कि कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। आर्टिफिशियली रबड़ तैयार किया जाता है, वो कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, वो प्लांट कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है सोनीपत, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका पानीपत। वैसे तो पानीपत टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, यहाँ पे जो है वस्त्र उद्योग बहुत ही फल फूल रहा है, लेकिन ऑप्शन जो ए है पानीपत ये रबड़ के आर्टिफिशियल प्लांट के लिए भी अब जाना जाने लगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। भारत में सबसे लंबी तेल शोधनशाला है, यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो सबसे बड़ी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी है डिगबोई, या ऑप्शन डी है तातीपाका। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जामनगर। जामनगर में भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो आपको बताना है कि कौन से राज्य की जो तट रेखा है, जो समुद्री तटीय रेखा है, वो सबसे लंबी है, सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात,
या सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा, समुद्री रेखा यानी जो समुद्र से सबसे अधिक जो है संपर्क में है, वो कौन सा राज्य है? आप अपना आंसर नोट कर लीजिए एंड देन उसके बाद मैं आपको आपका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। तो गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, न सिर्फ यू। अगला फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपको बताना है कि रज़्मनामा जो पुस्तक है या जो अनुवाद किया गया है वो किस हिंदू ग्रंथ का जो है फारसी में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभाष्य, ऑप्शन सी है महाभारत या ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी। तो आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो जो है हिंदू धर्म ग्रंथ का जो है फारसी अनुवाद है जिसका नाम रज़्मनामा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है महाभारत। आपको पता होगा कि महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि वेद व्यास हैं जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और इनको जो है साहित्यिक स्रोतों में भी जो है ब्राह्मण साहित्य में जो है इसको महाकाव्य में माना जाता है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है रामायण का, रामायण आपको पता होगा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। महाभाष्य जो है ये महर्षि पतंजलि द्वारा जो है महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर जो है एक टीका या फिर व्यंग लिखा गया है, और अष्टाध्यायी जो है पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो रज़्मनामा जो हिंदू ग्रंथ है महाभारत, उसी का जो है फारसी अनुवाद है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या चौसा का युद्ध। तो आपको जो है इनके कालक्रम अनुसार कि कैसे कैसे युद्ध कौन कौन से हुए, पहले कौन सा हुआ, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा हुआ, उसके अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो चंदेरी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद जो है कन्नौज का युद्ध हुआ, और सबसे लास्ट में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, यानी कि सबसे पहले कौन सा युद्ध है, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद जो है चौसा का युद्ध, तो उसको बाद जो है कन्नौज का युद्ध, और उसके बाद जो है तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको इनके जो काल जो क्रम थे कि कब कब कौन सी घटनाएं घटी, सबसे पहले, उसके बाद और अंत में कौन सा हुआ, इसके अनुसार आपको जो है इनको व्यवस्थित करना है। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता दिया है सबसे ऊपर, उसके बाद जो है पूना पैक्ट दिया गया है, उसके बाद जो है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा दी गई है, और सबसे लास्ट में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नीचे जो कूट दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है, और लास्ट में पूना पैक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसमें जो है नीचे दिए गए कथन हैं, एक कथन दिया गया है यहाँ पर नीचे, जिनमें से कथन ए तथा दूसरे कथन कारण आर दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। तो कारण दिया गया है सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को सांस्कृतिक से जोड़ना है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सत्य हो हैं और आर और ए की व्याख्या सही करता है। तो जो ए है इसमें शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई, और कथन है, यह भी कथन कहा गया है, और कारण जो है कि सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो इसमें दिया गया है ए में कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से क्वेश्चन सही है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों ही सत्य है, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है कि सीआरटीसी का उद्देश्य जो है वो संस्कृति से जोड़ना था।
सीआरटीसी की स्थापना सन 1979 में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। वांगला उत्सव निम्नलिखित राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कि वांगला उत्सव जो होता है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है मेघालय। मेघालय में जो है वांगला उत्सव मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो जीवाश्म ईंधन होता है उसमें जो ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, वो क्या है? पृथ्वी है, सूर्य है, समुद्र है या चंद्रमा है? तो आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन जो होता है इसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। सूर्य जो है एकमात्र चरम स्रोत है ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन के लिए। आइए अगले क्वेश्चंस को हम एक बार देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित, ये उस साल के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है बट फिर भी आ गया है तो एक बार देख लेते हैं कि संकल्प पर्व का संबंध क्या है, मतलब क्या है इस चीज़ का। ऑप्शन ए वृक्षारोपण से, ऑप्शन बी कोविड लॉकडाउन से, ऑप्शन सी सेना के प्रति समर्पण से, या ऑप्शन डी ऑनलाइन शिक्षा से। तो संकल्प पर्व का जो संबंध है वो किससे है? संकल्प पर्व का जो संबंध है वो वृक्षारोपण से है। ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए, अब 2020 न लिख करके सीधा आ जाए क्वेश्चन कि संकल्प पर्व किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। आपको बताना है कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, नीली क्रांति जो हुई थी वो किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? जो नीली क्रांति हुई थी, नीली क्या है? पानी होता है, नीला पानी होता है और पानी में क्या पाई जाती हैं? तो मछलियाँ। तो मछली उत्पादन से जो है ब्लू जो है आपका नीली क्रांति जो है, ब्लू रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, इससे संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? आपको बताना है कि जो चित्रकूट है ये जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी है इंद्रावती नदी पर, या ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। जो ये चित्रकूट नहीं है, चित्रकोट है। आपको ध्यान से शब्द को पढ़ना है। चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा यह है इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो जो कुमायूं हिमालय है वो निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? तो आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? कुमायूं हिमालय जो है निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सतलज और काली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की जो स्थापना है वो भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में की गई? क्या वो 1987 में की गई है, 1992 में की गई है, 1995 में की गई है, या 1998 में की गई है? आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है कि NAEB की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1992। तो 1992 में जो है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की जो है स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर जो है इसके संकलनकर्ता कौन थे? कॉलिन क्लर्क थे, विलियम हिल्सन हंटर थे, चार्ल्स एलियट थे, या विलियम डिग्बी थे? तो इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वैसे वो है विलियम हिल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर जो है वो इंपीरियल गजेटियर के जो है संकलनकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही हैं? हो सकता है दो कथन सही हो या हो सकता है कोई एक कथन सही हो। तो आइए कथन को देख लेते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा जो है सही है या सही दोनों है या एक सही है एक गलत है?
तो आपको बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। क्या यह सही है या गलत है, या लेमस्टर जो थे वो इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे या नहीं थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, या केवल एक सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 में की गई थी, लेकिन लेमस्टर इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये जो है गलत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग होता है। आपको बताना है कि जो जेन्युइन सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनके थैलों पर जो है कौन से रंग का टैग होता है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है बैंगनी या वॉयलेट कह सकते हो आप, ऑप्शन सी है सफ़ेद, या ऑप्शन डी है सुनहरा पीला, गोल्डन येलो कह सकते हो आप इसे। तो कौन से कलर का जो टैग होता है वो जेन्युइन सीड्स के बैग पर लगा होता है, जो प्रमाणिक बीज के थैले होते हैं, प्रमाणित होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स को जो है पास करते हैं, वो बीज जो होते हैं उनके थैलों पर कौन से रंग का जो टैग होता है वो लगा होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है नीला। जो जेन्युइन बीज होंगे, जो अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे, उन पर जो है नीले रंग का टैग लगा होगा। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही करेक्टली मैच किया गया है। इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया सहकारिता आंदोलन, मोहनदास करमचंद गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, जवाहरलाल नेहरू, या सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर द्वारा जो है चलाया गया था या सुमेलित किया गया है। इसमें सही करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आएँ और हम लोग प्रैक्टिस करें। एंड आप अपना कमेंट, अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट एंड लाइक ज़रूर दें, ताकि मैं और प्रेरित हूँ और भी अच्छे क्वेश्चंस को जो है इसमें सीरीज़ में ऐड करूँ, और हम लोग दिन प्रतिदिन जो है आगे अच्छी क्वालिटी कंटेंट बना सकें और आपको अच्छी सब्जेक्ट्स के नॉलेज को है प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।